नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। 18 जून 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही संभावित प्रश्न होंगे उसमें, और उनकी व्याख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। उससे पहले आप लोग की एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को इन वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल है वो उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों, इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड हुए हैं उनकी पीडीएफ फाइल उनके ही डिस्क्रिप्शन के लिंक उसमें प्रोवाइड करा दिया गया है गूगल ड्राइव का। और साथ ही आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर इन वीडियोस की पीडीएफ मिलती रहे। आप इस लिंक से t.me/decode एग्जाम टाइप करके भी जो है जा सकते हैं, और सीधा सीधा आप अपना टेलीग्राम खोलिए और टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, @decode एग्जाम वहां पर टाइप कर दीजिए। आपको जो है चैनल मिल जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पर वहां जो है वीडियो के अपलोड होने के बाद ही जो है इस पूरी पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सूचकांक पिछले कई वर्षों से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है, और इस वर्ष यानी 2019 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ बहुत खास बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कि इसका जारीकर्ता जो है, जो संस्था है वो कौन सी है, तो स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत को इस वर्ष 43rd स्थान मिला है, और 2018 में भारत को 44वां स्थान मिला था। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पिछले वर्ष से कंपैरिजन करने का, तो आपको लास्ट ईयर का भी ध्यान रखना चाहिए। 2018 में 44वां स्थान मिला था और 2019 में 43rd स्थान इसमें मिला है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल थे? इस सूचकांक में कुल 63 देश शामिल किए गए हैं, और सिंगापुर जो है सबसे शीर्ष पर रहा है, क्योंकि अगर भारत की पोजीशन नहीं पूछता है तो आपसे शीर्ष या न्यूनतम, सबसे निम्नतम कौन सा देश रहा है ये पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि सिंगापुर के बाद कौन कौन है। हांगकांग SR ये जो है दूसरे स्थान पे रहा। USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड 4th प्लेस पर, और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE 5वें स्थान पर इस सूचकांक में रहा। इस सूचकांक में निम्नतम स्थान किसने प्राप्त किया है? वेनेजुएला, जिसको सबसे आखिरी यानी 63rd पोजीशन मिली है। उससे ऊपर मंगोलिया है, फिर अर्जेंटीना, क्रोएशिया, ब्राजील, ये सभी जो है उसके ऊपर हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है ऑपरेशन सनराइज 2 ये किस देश के मध्य भारत के साथ आयोजित किया गया। तो पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं था, ये वास्तविक सैनिक कार्रवाई थी, जो भारत म्यांमार सीमा पर जो बांग्लादेशी कैंप थे उनको नष्ट करने के लिए भारत और म्यांमार के ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सनराइज 2 को जो है चलाया। अब इस ऑपरेशन से जुड़ी जो है 1-2 प्रमुख बातें। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की ओर से जो टुकड़ी है यानी असम राइफल्स ने प्रतिभाग किया था। यह ऑपरेशन 3 सप्ताह तक चला। इस ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादी शिविर जो भारत और म्यांमार सीमा से सटे इलाकों में हैं, उनको दोनों सेनाओं ने मिलकर नष्ट किया, और इस सीमा के निकट जो है मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रिय आतंकवादी समूहों को इस ऑपरेशन के माध्यम से निशाना बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जो है जॉयस एमसुआ, एंटोनियो गुतरेस, इंगेर एंडरसन और हेनरी रिचर्ड। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? इंगेर एंडरसन को जो है यूएनईपी का कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं और यूएनईपी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो इससे जुड़े सवाल आते रहते हैं। इंगेर एंडरसन जो है ये डेनमार्क की अर्थशास्त्री हैं और पर्यावरणविद हैं। इनको जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का होगा। उन्होंने तंजानिया के जायस एमसुआ से कार्यभार संभाला, यानी इनसे पहले जो है इनके पद पर जायस एमसुआ तैनात थे। अब हम बात करते हैं यूएनईपी, जिसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रायः जो है पूछा जाता है 1972 में इसकी स्थापना जो है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के उप परिणाम स्वरूप हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य जो है मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रह, मूल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो ये सब जो है इसके कार्यक्रम हो गए। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, जो कि केन्या में है, और इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं 6, जो विश्व भर में जो है विभिन्न स्थानों पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है? भुवनेश्वरी कुमारी, ज्योत्सना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल या सुनैना कुरविला। तो राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता है। इनके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सुनैना कुर्रुविला को जो है इस प्रतियोगिता में हराया, यानी फाइनल में। ज्योत्सना चिनप्पा एक ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रिटिश स्क्वैश चैंपियनशिप को सबसे पहले जीता था, और वो सबसे पहली महिला खिलाड़ी थी ब्रिटिश स्क्वैश चैंपियनशिप को जीतने वाली। उन्होंने अंडर 19 में वर्ल्ड 2003 में इस खिताब को जीता था। ज्योत्सना चिनप्पा ने 2018 जकार्ता पालेमबाग में आयोजित एशियाई खेलों में एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता था, यानी ये इनका एशियाई खेलों में कांस्य पदक था, जबकि उन्होंने टीम इवेंट में रजत पदक प्राप्त किया था। ज्योत्सना चिनप्पा का ये 17वां राष्ट्रीय खिताब था। इसके साथ ही उन्होंने भुवनेश्वरी कुमारी के 16 खिताबों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी इस जीत के साथ जो है उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक कहां पर खोला गया है? तो ये हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी होती है, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, और कई देशों में इसका बहुत प्रभाव है। तो इसके लिए जो है स्पेशलाइज्ड क्लिनिक जो है अभी हाल ही में एम्स नई दिल्ली में खोला गया है। अब इस बीमारी के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस का जो है एक रोग है, जो विशेष रूप से मस्तिष्क यानी ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और दृष्टि यानी विजन से संबंधित नसों को प्रभावित करता है। इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही तंत्रिका तंतुओं के आवरण माइलिन तथा शरीर में माइलिन का निर्माण करने वाले कोशिकाओं का विशेष रूप से नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का एक सिंपल सा मतलब है, जो तंत्रिकाएं होती हैं, इस तरह से अगर आप जो है हमारी किसी एक नर्व का फिगर याद करें तो इस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं। इनके चारों तरफ एक जो है लेयर होती है बाहरी, जिसको माइलिन करते हैं, जो हमारी तंत्रिका तंतुओं को जो है सुरक्षित रखती है अपने आवरण में। तो इस बीमारी में क्या होता है, वही माइलिन जो होता है
वो नष्ट हो जाता है। वसायुक्त पदार्थ जो तंत्रिका तंतुओं के चारों तरफ स्थित होता है आवरण के रूप में, उसे हम माइलिन कहते हैं। और इसमें जो है जो मेन समस्या होती है कि हमारा जो शरीर का कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे चलने फिरने उठने बैठने में, तो वो बिगड़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आखिरी पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 1997 से प्रत्येक वर्ष 30 मई को इसको दिवस मनाने की, यानी 30 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है, यानी अभी 2 दिन पहले ही मनाया गया है। अब इससे संबंधित कुछ बातें जानते हैं जरूरी। इसकी जो है घोषणा जो बनाने की गई थी वो 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ये किस स्तर पर मनाया जाता है, यानी ये यूनाइटेड नेशंस से संबंधित कार्यक्रम है। इस वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोग दिवस की थीम क्या थी? लेट्स गो द फ्यूचर टुगेदर, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, ये इस बार की थीम थी। संयुक्त राष्ट्र की एक अभी हालिया रिपोर्ट थी जिसके अनुसार प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो रही है और शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। तो ये डाटा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, भारत का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें जो है यात्री जाएंगे, यानी मानव सहित ये होगा। तो गगनयान का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? 2025, 2023 या वर्ष 2024 या वर्ष 2022। तो इसरो द्वारा वर्ष 2022 में गगनयान के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है, जो कि इसरो का जो है एक महत्वाकांक्षी मिशन है। अब इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्ष 2022 में सफल मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के पश्चात अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा देश बन जाएगा। यानी भी मानव सहित जो अभियान है वो केवल 3 देशों ने भेजे हैं। भारत ऐसा करने वाला एक चौथा देश विश्व में बन जाएगा, यानी एक अंतरिक्ष महाशक्ति भारत बन जाएगा। मिशन गगनयान के तहत सबसे पहले 2 मानव रहित यान भेजे जाएंगे, उसके बाद एक मानव युक्त यान भेजा जाएगा। अब इस मिशन के तहत पृथ्वी की निम्न कक्षा में 3 व्यक्तियों को 5 से 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा, जो वहां रहकर अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार के। हाल ही में संपादित एक समझौता ज्ञापन के तहत इसरो और भारतीय वायुसेना में समझौता हुआ है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के ही कुछ चुनिंदा पायलट्स, जो 2-3 पायलट्स होंगे, वही जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में मिशन गगनयान में जाएंगे। गगनयान का प्रक्षेपण इसरो के GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान के द्वारा किया जाएगा। अंतरिक्ष गगनयान कार्यक्रम की निगरानी पीनिया क्या है, जो सेंटर है बंगलुरु में, इसमें इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर से की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, यानी जो अभी केंद्र सरकार ने जब दोबारा कार्यभार शुरू किया है उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले वादा किया था कि इस बार उनका फोकस जल के संसाधनों का सभी तक पहुंच बनाने का जो है एक संकल्प है। तो इस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में किसको चुना गया है या बनाया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस नए मंत्रालय का प्रभार जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। और ये कहां से सांसद हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। ये जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं।
ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसमें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता और गंगा संचारण मंत्रालय, ये तीनों ही मंत्रालयों को कंबाइंड करके एक ही मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है। और इस जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है? रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया को इसका जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। अब इसरो ने देश के स्कूली छात्रों के लिए एक कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, उसका नाम आपको बताना है इस प्रश्न में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, युवा शक्ति, भावी वैज्ञानिक, युवा इसरो और युविका। तो इसमें सही उत्तर क्या है? युविका इसका सही उत्तर है। युविका का कुछ फुल फॉर्म है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो युविका का अर्थ है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। तो इसी इसको जो है एक्सपेंड शॉर्ट करके युविका टर्म आया है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम के लिए इसरो ने देश भर से 100 छात्रों का चयन करेगा और उन्हें सैटेलाइट निर्माण की व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। युवा विज्ञानी कार्यक्रम में 2 सप्ताह के आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी है, यानी जो छात्र चुने जाएंगे वो इसरो में ही रहकर वहां पर जो है प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसमें 8वीं पास कर चुके तथा 9वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे छात्रों का चयन किया जाएगा और इन चुने हुए छात्रों को इसरो की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी उसके संस्थान हैं, वहाँ ले जाया जाएगा और वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात भी करवाई जाएगी, जिससे वो समझ सकें कि भारत में जो इसरो के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो रॉकेट प्रक्षेपण संबंधित हो, चाहे वो गगनयान हो, चाहे चंद्रयान हो, तो इन सब के पीछे काम कैसे होता है। तो एक तरह से ये जागरूकता का एक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया 2019 अभी हाल ही में चुना गया है। किसको चुना गया है ये सब आपने सुना जरूर होगा। सुमन राव। सुमन राव को मिस इंडिया 2019 चुना गया है। और पिछले वर्ष जो है कौन थी मिस इंडिया भारत में? तो वो थी अनुकृति व्यास जो है, उन्होंने तमिलनाडु की उन्होंने जीता था। सुमन राव दिसंबर 2019 में मिस वर्ल्ड 2019 में पटाया बैंकॉक में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी, यानी मिस इंडिया बनने के बाद जो है अब ये मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भी भारत की तरफ से जाएंगी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव को फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का अवार्ड मिला है और बिहार की श्रेया शंकर को मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब दिया गया है। ये सभी प्रतियोगिताएं भी इसी के साथ साथ ही संपादित हुई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उनके बारे में संबंधित तथ्य देखे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो है इसे अपने साथी छात्रों में शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो सीरीज के बारे में, इस डेली सीरीज के बारे में पता चल सके। और टेलीग्राम का जो मैंने आपको लिंक दिया है, साथ ही हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है इन लेक्चर्स की PDF फाइल मिल जाएगी और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है PDF फाइल की गूगल ड्राइव लिंक दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद।